हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं दीपक शर्मा श्री राम विद्यालय स्कूल राजलदेसर जिला चूरू के प्रांगण से आपके लिए लेके आया हूं विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कक्षा 10 से। टॉपिक का नाम है कार्बन व उसके यौगिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कार्बन इस शब्द पर थोड़ी चर्चा करते हैं। कार्बन एक तत्व का नाम है। इतना महत्वपूर्ण तत्व है ये कि हमारी दैनिक जीवन की जितनी भी वस्तुएं हैं उनसे लेकर हमारे भोजन तक में यह उपस्थित रहता है। कार्बन या फिर उसके यौगिक, इनका एक बहुत ही लंबा चौड़ा क्राइटेरिया है। शुरुआत करते हैं कार्बन के विशिष्ट गुणों से। बच्चों, आवर्त सारणी में कार्बन तत्व का स्थान नंबर 6 पर है। कार्बन तत्व आवर्त सारणी में 6ठे नंबर पर रखा गया है। क्यों और कैसे, इसकी चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे। उससे पहले हम चर्चा करते हैं एक वैज्ञानिक बर्जीलियस के बारे में। बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने लगभग 1815 सन में यह कहा कि भाई कार्बनिक यौगिक जो हैं वो केवल जीवधारियों में ही उपस्थित होते हैं। जीवधारियों से तात्पर्य जिनमें जीवन होता है उन्हीं के शरीर में पाए जाते हैं। कृत्रिम रूप से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण संभव नहीं है। जीवधारी जैसे जीव जंतु, मानव, पेड़ पौधे, जानवर आदि में ही कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। प्रयोगशाला में आप चाहें तो कार्बनिक यौगिकों का निर्माण नहीं कर सकते, यह कहा था बर्जीलियस ने। तो बर्जीलियस की इस सिद्धांत को कहा गया जैव शक्ति सिद्धांत। क्या कहा गया? बर्जीलियस, इसने सिद्धांत दिया था जैव शक्ति सिद्धांत। क्या सिद्धांत था? जैव शक्ति सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी भी इसको बोला गया। तो सिद्धांत में क्या था कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कृत्रिम रूप से संभव नहीं है। कार्बनिक यौगिक केवल जीवधारियों के शरीर में ही पाए जाते हैं। लेकिन उसके कुछ समय पश्चात लगभग 1828 ईस्वी में, वैज्ञानिक का नाम बड़ा ही महत्वपूर्ण है, याद रखें। वैज्ञानिक का नाम था वोलर। वोलर महोदय ने जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन कर दिया। कैसे? पूरे प्रयोग के साथ। वोलर ने प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर दिया। कैसे और किस अभिकारकों का उपयोग करके, आइए जानते हैं। वोलर ने 2 अकार्बनिक यौगिकों का उपयोग किया और एक कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया। किस तरह से, आइए देखते हैं। वोलर ने लिया अमोनियम सल्फेट। क्या लिया? अमोनियम सल्फेट। इसका नाम क्या है? अमोनियम सल्फेट। और इसको पोटेशियम साइनेट के साथ क्या किया? गरम किया। क्या किया? गरम किया। गरम करने का चिन्ह इस तरह से लगा देते हैं। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यहां पर अपन लगाते हैं 2। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है पोटेशियम साइनेट। पोटेशियम साइनेट। तो क्या क्या लिया इसने? अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट, इन दोनों को मिलाकर के प्रयोगशाला में गर्म किया और अंतिम उत्पाद के रूप में यूरिया का निर्माण हुआ। कैसे? चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों की अभिक्रिया से एक बार के लिए हमें प्राप्त हुआ
अमोनियम साइनेट प्लस पोटेशियम सल्फेट, और ये जो अमोनियम साइनेट था ये कुछ समय पश्चात ताप पाकर के यूरिया में बदल गया। NH2CO ये फॉर्मूला होता है, अणुसूत्र होता है यूरिया का। यूरिया। तो बच्चों आपको ये विशेष तौर से याद रखना है कि सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन था जिसे प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाया गया, वो था यूरिया। किसने बनाया? वोलर नाम वैज्ञानिक ने। इसलिए इस सिद्धांत को कह दिया गया वोलर सिद्धांत। तो वोलर सिद्धांत क्या कहता है? वो ये कहता है कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में भी संभव है। तो इस प्रकार वोलर सिद्धांत ने बर्जीलियस के जैव शक्ति सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी को कंप्लीटली नकार दिया, और तब से कार्बनिक यौगिक भी प्रयोगशाला में बनाए जाने लगे। ठीक है, तो यह बात हुई वोलर सिद्धांत की। अब आइए बात करते हैं कार्बन के बारे में और उनके यौगिकों के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, कार्बन जैसा कि मैंने आपको बताया आवर्त सारणी में 6th नंबर पे होता है, 6ठे नंबर पे कार्बन। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो हमें पता है C। पहला परमाणु क्रमांक, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक है इसका 6। नंबर 2 परमाणु भार। कार्बन का परमाणु भार होता है 12। 6 का 10 डबल कर लीजिए, 12। होता कैसे है यह जानने के लिए हम कार्बन परमाणु में उपस्थित परमाणविक कणों की संख्या पता करते हैं। परमाणविक कणों की संख्या। ये परमाणविक कण कौन है? बहुत आसान है। परमाणविक कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी भी तत्व के परमाणु में ये 3 कण अवश्य पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन के परमाणु? बच्चों होते हैं 6। प्रोटॉन कितने होते हैं? 6। और न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं? 6। तो परमाणु भार 12 कैसे? परमाणु भार केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। यह आपको याद रखना है। परमाणु भार किसका योग होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां उपस्थित होते हैं परमाणु के? ये दोनों उपस्थित होते हैं परमाणु के नाभिक में। कहां होते हैं? नाभिक में। किसी भी परमाणु का जो केंद्रीय बिंदु होता है उसको कहा जाता है नाभिक। और नाभिक में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उन दोनों की संख्या को आप जोड़ लीजिए। इन दोनों की संख्या का योग ही क्या होता है? उस तत्व का परमाणु भार। तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, टोटल हुआ 12। तो परमाणु भार कितना हुआ कार्बन का? 12। समझ में आई बात? तो इन 3 पॉइंट के बाद अपन आते हैं 4th पॉइंट पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है? कार्बन परमाणु जो आवर्त सारणी में 6ठे नंबर पर आता है और उसका परमाणु भार 12 है, 12 है उसका परमाणविक, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा आपको याद होना चाहिए। 1s2 2s2 2p2। ये होता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s2 2s2 2p2। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कार्बन की संयोजकता, वैलेंसी ऑफ कार्बन।
तो कार्बन की संयोजकता की बात करते हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बच्चों? ये होती है 4। याद रखना आपको। कैसे पता चला कार्बन की संयोजकता 4 है? कैसे पता चला? तो बच्चों, बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजकता मानी जा सकती। अब ये क्या बोला मैंने, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। बच्चों यहां देखिए, परमाणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आगे की संख्या लिखी हुई है, ये होती है कक्ष की संख्या या कोश की संख्या। जो अंत में, जैसे मान लीजिए यहां पर 1 है और इन दोनों में आगे क्या आ रहा है 2, इसका मतलब बाह्यतम कोश कौन सा है? दूसरा। उन दोनों बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दीजिए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, 2 और 2 4। तो संयोजकता कितनी हुई कार्बन की? 4। अब संयोजकता का तात्पर्य क्या है, क्यों निकाली हमने? बच्चों, तत्व या परमाणु अन्य परमाणु या तत्वों के साथ संयोजित होकर के नए अणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो एक परमाणु, किसी तत्व का एक परमाणु अधिकतम कितने नए परमाणु के साथ जुड़ सकता है, अर्थात वो कितने बंध बना सकता है, उसी को क्या कहते हैं? संयोजकता। तो कार्बन एक बार में कितने बंध बना सकता है? 4। उसी को क्या कहेंगे? संयोजक।